हिंदी मालूम कर लेना होगा। अगर आपको हिंदी मालूम आ गया तो आप इजी वे में आप इजी वे में आपको ऑप्शन चूज कर सकते हो। और भी हो सकता है, मैंने बताया कि किसी को भी हम अगर कोई इलाज करते हैं तो कोई बहुत लोग डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज रामबाण इलाज है, मतलब कि बहुत जल्द इसको ठीक। नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राम और रमेश जो हाँ वो अपियर किया था 2 वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के अंदर इन द सेम डिपार्टमेंट में। तो ये सब क्या है, आपको सेंचुरी है, जो 100 आ जाता है ना वो आपका सेंचुरी है। तो जहां आपको सेंचुरी दिखेगा वो आपको 400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजेड ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी फिजिक्स या फिर एमएससी मैथमेटिक्स जिसके अंदर कॉमन एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं इन दिस 2022 के अंदर पूछे जाएंगे, तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेकर आया हूं जो कॉमन एप्टीट्यूड का वीडियो है, जो आपके फायदे के लिए वीडियो है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा हूं कॉमन एप्टीट्यूड के रिलेटेड, जो पीजी कोर्सेज या फिर एमएससी कोर्सेज के लिए जिसके अंदर आपको कॉमन एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो 2019 का है, वो भी पीजी कोर्सेज के लिए एमएससी फिजिक्स का है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री का ही कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन सोल्व करें, फिजिक्स का भी सोल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का सोल्व कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको पीजी कोर्सेज के अंदर आपको कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर उसको सोल्व कीजिएगा, क्योंकि सबका जो क्वेश्चन जो होता है कॉमन एप्टीट्यूड का, सबका कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम ही रहता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करें, एमएससी फिजिक्स वाला भी वॉच कर सकते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स वाला वॉच कर सकते हैं, एमएससी ज्योग्राफी वाला भी वॉच कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको पीजी कोर्सेज के अंदर सीयूसीटी के अंदर आपको कॉमन एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन, तो वो जरूर वॉच कीजिएगा, ये फायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो न्यू चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए वीडियो है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 से 3 4 वीडियो मैंने बनाया हुआ हूँ, 2021 का भी बनाया हूँ, 2019 का एमएससी केमिस्ट्री का भी बनाया हूँ। तो आपको सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जितने भी मैंने कॉमन एप्टीट्यूड का वीडियो बनाया हूँ सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो ऑलरेडी देख चुके हैं उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उस स्टूडेंट के लिए प्लीज केयरफुली चेकआउट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एंटोनिम्स का क्वेश्चन है कि पैसिव का आपको एंटोनिम्स बताना है। सूटेबल पैसिव का एंटोनिम्स क्या होता है? तो पैसिव का एंटोनिम्स आपने, ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका असर्टिव होता है वो एंटोनिम्स हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसिव का जो एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट होता है। तो अपोजिट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाती है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको असर्टिव भी है जो ऑप्शन में आपको दे रखा है, एक्टिव भी होगा, लाइवली होगा, डायनेमिक होगा, एक्टिव वॉइस होगा, इंटरेस्टेड होगा, कैरिंग होगा, कंसर्न होगा, वायलेंट होगा। तो इस चीज को हमेशा अच्छे से याद कर। सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी एंटोनिम्स पूछा गया है। बैटरी का, बैटरी मतलब सेल का आपको एंटोनिम्स क्या होता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो आपका अपोजिट होता है या एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो बैटरी का एंटोनिम्स आपका इंडिविजुअल होता है, वन हो सकता है, डिफेंस होता है, पीस होता है, फिर डिफेंस होता है। यहाँ पर डिफेंस जो है डिफरेंट है, ये डिफेंस सीई है, डिफेंस एसी है, तो सेम मत समझिएगा। डिफेंस का मतलब ये दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंटाइटी है, आइटम से सिंगल है, तो इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा और रिमेंबर भी याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि बैटरी का सिर्फ आपको एंटोनिम्स इंडिविजुअल ही हो, बहुत सारे आपका एंटोनिम्स होता है बैटरी का। सेकंड नंबर जो आंसर होगा सेकंड नंबर का वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन के अनुसार इंडिविजुअल आपका बैटरी का एंटोनिम्स हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट द पेयर शो सेम रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशनशिप रेशियो जिसको बोलते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर और रैम का एक रिलेशनशिप दे रखा है तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन बताना है। तो कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर जो होता है वो रन करता है रैम पे, रैम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका मेमोरी होता है वो आपको सप्लाई पे ही आपका डाटा को स्टोर करता है, जैसे सप्लाई कट करते हैं डाटा को रिमूव करता है, इरेज हो जाता है। तो अगर रैम नहीं रहेगा कंप्यूटर के अंदर में तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है रैम पे ही चलता है। तो उस हिसाब से इसका रिलेशनशिप जो होगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, जो बुक और पेज। अगर बुक के अंदर पेज नहीं होगा तो बुक बनेगा ही नहीं, बुक रन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ये रिलेशनशिप है, तो आपका थर्ड का आंसर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स दैट मेक द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल।
आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपको पता ही है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल वे में है। तो आपको दे सकते हैं द फिल इन द ब्लैंक्स सक्सेसफुल रिपेल्ड एवरी फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द सिटी। तो यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर आपका बी हो जाएगी। मैं आपको करेक्टली मार देता हूं, डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं कि आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि द सिटीजन्स सक्सेसफुली रिपेल्ड एवरी ऑनस्लॉट ऑन द सिटी। इसका भी हिंदी की बात करते हैं तो इसका हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो नागरिकों ने शहर पर हर हमले को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया है। तो यहां पर जो होगा वो नागरिक जो होगा, यहां पर सिटीजन्स हो गया और आपको हमला हो गया वो ऑनस्लॉट हो गया। तो आप यहां पर इसको कन्वर्ट हिंदी में भी कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। और आपको पता है कि सिटीजन्स का मतलब नागरिक होगा, ऑनस्लॉट का मतलब हमला होता है। अप्रोप्रिएट सेंटेंस आपको कंप्लीट कर देगा बी आंसर से, तो यहां से भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द स्पीड ऑफ 3 मोटर बाइक्स आर इन द रेशियो 6:5:4। 3 मोटर बाइक्स है जिसका स्पीड आपको दे रखा है। पहला मोटर बाइक का स्पीड 6 है, दूसरा मोटर बाइक का स्पीड आपको 5 है और तीसरा मोटर बाइक का स्पीड आपका 4 है, जो आपको रेशियो में दे रखा है। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस सेम दे रखा है, ठीक है, बस आपको बताना यह है कि टाइम कितने लगेंगे तीनों मोटर बाइक्स को उसी टाइम को ट्रैवल करने में, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जो आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा, हाँ, ताकि आप क्वेश्चन को समझें और एग्जामिनेशन में सेम आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आपका स्पीड दे रखा था रेशियो में 6:5:4 आपका स्पीड दे रखा था। यहाँ पर आपको जो है इस चैनल पे आपको जो भी आपको नॉलेज दिया जाएगा, आपको ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है, आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ, आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पीड आपका रेशियो में दे रखा था तो आपको मालूम होता है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि स्पीड जो होता है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि स्पीड और टाइम के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अगर आपका स्पीड दे रखा है रेशियो में तो टाइम जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड के अकॉर्डिंग। तो 1/6 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/4 रेशियो हो जाएगा, ठीक है, टाइम। तो इसको अगर आप एलसीएम निकालिएगा, इवेल्युएट कीजिएगा तो आपका 60 एलसीएम देखने को मिलेगी। आप खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं, एलसीएम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, इतना बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो जैसे आप एलसीएम 60 निकलेगा तो आपको 60 से सब रेशियो में मल्टीपल कर देना है, सिंपल सा है, मल्टीपल करना होगा। तो आप जैसे मल्टीपल कीजिएगा तो आपको टाइम टेकन का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 12, 15 आपका रेशियो टाइम टेकन का आ गया है। हाँ, तो 5th नंबर क्वेश्चन का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 10, 12, 15 आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड हर फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर। तो इस क्वेश्चन जो है ये एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, जो घरेलू रिलेशनशिप हम लोग जोड़ते हैं तो वो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना कि इंग्लिश में कोई रिलेशनशिप दे देता है, रिलेशन देता है और आपको बताता है कि इसकी और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो बहुत मुश्किल से आप आंसर देते हैं। जब हम आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देते हैं तो आप इजी वे में आंसर देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे भी जाएगा आपको CUCT के अंदर, वो आपको इंग्लिश मोड में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं होगा। डोमेन स्पेसिफिक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बट आपको कॉमन एप्टीट्यूड आपका क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो आपको हिंदी माइंड में आपको कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, हाँ, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट भास्कर सेड। मेहमान है आपके सामने जो आशा का परिचय करते हुए भास्कर ने कहा है। इसका मतलब ये हो गया भास्कर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आशा को मेहमान के सामने, गेस्ट के सामने, और ये बोल रहे हैं भास्कर उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भास्कर ये बात बोल रहे हैं कि उसके पिता मतलब कि आशा के पिता और मेरे पिता मतलब कि भास्कर के पिता दोनों इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब ये है कि जो भास्कर के पिता हैं वो आशा के पिता दोनों बाप बेटे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो भास्कर हैं और आशा के जो पिता हैं दोनों भाई बहन हैं। तो आशा और भास्कर के बीच में आपका भतीजी का रिलेशन हो गया, मतलब कि नाइस का रिलेशन हो गया है। तो 6 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इन द सीरीज ऑफ 5, 10, 20, 40 व्हाट विल बी द 10th टर्म। आपको 10th टर्म बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको जीपी का क्वेश्चन है, मतलब ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। आपने 10th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, जो जीपी या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको सेम दे रखा था, 5 दे रखा था, 10, 20, 40 डॉट डॉट डॉट। तो आपको बताना है कि 10th टर्म में आपको कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि an इज इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1 होता है, जहां पर आपको a जो होता है वो फर्स्ट टर्म ऑफ इन द सीक्वेंस होता है, r जो होता है आपको कॉमन रेशियो होता है, और n जो आपको होता है वो नंबर ऑफ टर्म इन सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a जो होगा फर्स्ट टर्म होगा, तो a आपका 5 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका 5 हो जाएगा। और r जो है कॉमन रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं जीपी के अंदर, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे 5 में, तो आपका 2 आएगा रेशियो। मतलब कि जो आगे वाला टर्म है, नंबर है, उसे पीछे वाला नंबर से हम डिवाइड करते हैं। फिर फिर आगे और चेक करने के लिए हम डिवाइड करते हैं कि रेशियो हमारा सही है या नहीं है, तो हम आगे और भी स्टेप को हम बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद चेक करते हैं। फिर 20 से हम 10 में डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, 40 से हम 20 में डिवाइड करें तो भी 2 आएगा। इसका मतलब है कि ऑल ओवर जो है रेशियो सेम आ रहा है, मतलब कि आपका 2 रेशियो सेम आ रहा है, तो आपका जो आर होगा वो आपका 2 हो जाएगा, मतलब कि कॉमन रेशियो सीक्वेंस 2 हो जाएगा। और nth आपका टर्म हो गया था, कितने टर्म पूछा गया था, nth आपका 10th टर्म पूछा गया था, n आपका 10 हो गया। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो a आपका 5 हो गया, ठीक है, और r आपका 2 हो गया, और 2 के पावर 10-1 हो गया। तो फाइनली आपको जो आंसर आ गया वो 2560 देखने को मिल जाएगी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 2560 आपको आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द डिजिट 12 ए क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल डिजिट 9 पॉइंट। तो आपका एक घड़ी है, वॉच है, जो घड़ी है, जो घड़ी में आपके जो 12 बज रहे हैं, जो 12 जो बज रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। तो आपका जो घड़ी में 9 जो बजेगा, जो 9 बजेगा, वो किसकी तरफ बजेगा, कौन सी डायरेक्शन की तरफ आपका टाइम डायरेक्शन शो करेगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ, समझने में थोड़ा आसानी होगी। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका घड़ी है, ठीक है, वॉच है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 12 जो आपका घड़ी में जो बज रही है वो आपको ईस्ट साइड बज रही है, मतलब ईस्ट साइड बज रही है। तो जो 6 बजेगा उसका अपोजिट वेस्ट साइड बजेगी, ठीक है, ठीक है। तो उसी साथ आपका क्वेश्चन में 9 पूछ रहा था, तो जो 9 आपको जो बजेगा वो आपका नॉर्थ साइड बजेगा, ठीक है। जो 9th आपको जो टाइम बजेगा वो किस डायरेक्शन में बजेगा, तो आपको नॉर्थ साइड में आपका टाइम शो करेगा डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो 8 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। इसमें बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, किसका स्क्वायर नंबर नहीं है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूला बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 9 नंबर का। 2225 का स्क्वायर रूट कभी नहीं होगा। हाँ, ए का आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, और बी का जो आपका हो जाएगा वो आपका 45 हो जाएगा, और सी का डी का जो आपका हो जाएगा वो आपका 65 हो जाएगा, बट सी का आपका नहीं होगा। तो 9 का आप सी हो जाएगा। तो आप यहां से ये तो इजी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं इसका। 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 10 और 11। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास 2 डाइस है और 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि 10 और 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 10 और 11 मतलब कि 10 आपको 2 डाइस फेंकने पे 10 कितने बार आ सकते हैं दोनों डाइस को मिला करके, और 2 बार फेंकने पर 11 कितने बार आ सकते हैं दोनों डाइस को मिला करके, वो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। 10th का आप यहां पर देख सकते हैं कि 10th का आंसर क्या होने वाली है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि पहले जो 10th आने की जो 10th आने की जो प्रोबेबिलिटी बताया गया था उसको हम A सपोज करेंगे, और जो 11 आने की प्रोबेबिलिटी बताया था उसको हम B सपोज करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल पॉसिबिलिटी आने की है 2 डाइस में आपको 36 आने की है, कि एक डाइस में आपको 6 आ सकता है मैक्सिमम, तो 2 डाइस में कितने आएंगे 36 आएंगे। 36 आपको 2 डाइस में आने की पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 10, तो 10 जो आएगा कितने बार आएगा 2 डाइस के अंदर, तो देखिए कितने बार आएगा, आपको 3 बार आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है कि एक डाइस में 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, हो सकता है कि 6-4 आ सकता है, हो सकता है 4-6 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक में डाइस में 5 आएगा, एक डाइस में 5 आया तो भी 10 हो जाएगा, या फिर एक डाइस में 6 आए या 4 आए तो भी 10 हो जाएगा, या फिर 4 आए या 6 आए तो भी 10 होगा। 3 बार आने की मैक्सिमम चांसेस है। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे
तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है 3/36 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका, ठीक है। उस तरह से हम बी को निकालेंगे कि 11 आने कितने बार प्रोबेबिलिटी है, तो 11 आने की आपको 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो 6 या 5 आएगा, या तो 6 5 आ सकता है, या तो 5 6 आ सकता है, 2 डाइस से, ठीक है। तो वहां पर भी आपको एन बी जो 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी जो होगा आपको 2/36 होगा, 2/36 होगा, मतलब कि जितना आया उतना अपॉन डिवाइड करना टोटल से, ठीक है। उसके बाद हम टोटल निकालें तो टोटल आपको दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद आपको 5/36 देखने को मिल जाएगी आंसर। 10th का आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 5/36 आपका करेक्ट हो जाएगी। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सिलेक्ट ऑड ऑन आउट, तो इसमें आपको ऑड बताना है कि इसमें कौन सा आपका डिफरेंट है ऑप्शन के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है रैम, फ्लैश मेमोरी, बी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में हार्ड डिस्क एंड डी ऑप्शन में आपको फ्लॉपी। तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगी वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, रैम आपका करेक्ट हो जाएगी। रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेक्ट वन ऑड मतलब थोड़ा डिफरेंट, तो जैसे आप ये सब जो है कंप्यूटर का पार्ट्स है, तो रैम जो होता है वो आपका स्टोरेज यूनिट होता है, फ्लैश मेमोरी भी आपका एक स्टोरेज यूनिट होता है, हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज यूनिट होता है, और फ्लॉपी भी एक स्टोरेज यूनिट होता है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, तो अगर आप पूछे क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन हैं सभी के सभी तो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज यूनिट है, सभी को डाटा स्टोरेज करता है, तो फिर इसमें डिफरेंट कैसे हुआ, तो डिफरेंट ऐसे हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम जो होता है, रैम भी किसी भी डाटा को स्टोरेज करता है, बट उसके अंदर जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब उसके अंदर करंट पास होती है तब तक वहां पर स्टोर करता है। जैसे उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई बंद कर देते हैं तो डाटा को स्टोर नहीं करता है रैम, ठीक है। बाकी जो फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी को हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी, तो पेन ड्राइव ऐसा बात नहीं है उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तभी उसके अंदर डाटा को स्टोर करेगा, ऐसा बात नहीं, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं विथआउट डाटा सप्लाई या फिर एब्सेंस ऑफ सप्लाई में भी वो आप डाटा को स्टोर करता है। वैसे ही हार्ड डिस्क भी एब्सेंस ऑफ सप्लाई में भी आप डाटा को स्टोर करता है, फ्लॉपी भी जो होता है वो भी एब्सेंस ऑफ सप्लाई में भी आपको डाटा का स्टोर करता है, बट जो रैम जो है वो एब्सेंस ऑफ सप्लाई में डाटा को स्टोर नहीं करता, तो रैम ये डिफरेंट हो गया है। तो 11 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी रैम। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बच्चा बना देगा कि बॉडी जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स के अंदर में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, तो स्किन आपका सबसे लार्जेस्ट होता है, तो 12 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मैडनेस रेशियो ब्रेन, फिर प्रोपोर्शनल दिया पैरालिसिस रेशियो, ऑप्शन आपको क्या होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो होता है मैडनेस जो होता है वो ब्रेन से कोरिलेट करता है। हाँ, मैडनेस का मतलब क्या होता है कि मेंटलिटी इलनेस, जिसका मेंटलिटी इलनेस होता है उसको हम मैडनेस बोलते हैं, और ये मेंटलिटी इलनेस कहाँ होता है, दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है, तो इसका कोरिलेट हो गया, ठीक है, इसका ये रिलेशन हो गया। तो पैरालिसिस जो होता है, पैरालिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ फीलिंग या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल बॉडी व्हेन इंजरी टू द नर्वस, जहां नर्वस में आपको इंजरी होता है तो वहां से आपको क्या होता है, फीलिंग जो होता है वो लॉस कर लेता है, और बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो भी लॉस हो जाता है, उसी को हम पैरालिसिस बोलते हैं। तो ये पैरालिसिस जो कोरिलेट किया वो आपको नर्वस से कोरिलेट करता है, तो 13 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज पोएम बाय, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर एक पोएम्स का नाम है, इसके जो राइटर है पोएम का वो जॉन किट्स इसका राइटर है, तो 14 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इस जो शीर्षक इस पोएम का जो राइटर है ऑथर है वो जॉन किट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो इसका जो ऑथर आपका वो जॉन किट्स ऑथर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑथर को देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता वाज 2 years ago, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एज बाय 2 years old इज रीना टुडे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। इसे जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको समझा दूं ताकि आप क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। रीना जो है वो 2 साल पहले मीता की उम्र की दोगुनी है, ठीक है। तो अगर उनकी उम्र में 2 साल की अंतर है तो अभी रीना की उम्र क्या है,
इसका मतलब ये हो गया है। तो यहाँ से आप मेरी बातों को सुन करके भी आप आंसर दे सकते हैं कि रीना जो है वो 2 साल पहले मीता की उम्र की दुगनी है। तो रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीता वाज 2 years एगो, मतलब रीना 2 साल पहले मीता की उम्र की दुगनी है। अगर मीता को हम x मानते हैं, सपोज करते हैं, तो रीना आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कि लेट्स मीता एज x ईयर। मैंने बोला कि आपको मीता जो है उसको x सपोज करना पड़ेगा कि रीना जो है 2 साल पहले मीता की उम्र की दुगनी थी। ठीक है, तो यहां पर मीता को आपको एक सपोज करने पड़ेगा। इस तरह जो क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से रीड नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा। तो अच्छे से रीड कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेंगे क्वेश्चन को बनाने में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अच्छे से समझ पाइएगा तो लेट्स मीता एज बी एक्स ईयर, आपको मीता को एक्स मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो रीना जो है वो दुगनी है 2 साल पहले, तो आपको रीना 2x होगा। तो अब 2 साल पहले की बात होता है, आपको 2 माइनस करना पड़ेगा 2 years। ठीक है, तो रीना सिर्फ रीना की 2 साल पहले, मीता का नहीं। अगर मीता की होता तो मीता x में -2 भी होता, क्योंकि यहाँ पर रीना जो है 2 साल पहले की बात कर रही है कि वो दुगनी थी मीता से। तो यहाँ पर दुगनी थी तो 2x हो गया, और 2 साल पहले तो माइनस यहाँ पर करेंगे। जो एगो होता है पहले होता है तो वहां पर माइनस करते हैं, जो बाद में एज होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब उसका अंतर उसके बाद पूछा गया है कि इफ देयर डिफरेंस एज 2 years, दोनों के बीच जो अंतर है, एज जो अंतर है वो 2 साल का अंतर है। तो यहाँ पर एक रीना के अंदर एज, जो अभी का एज, और आपका मीता के एज जो अंतर मैंने कर दिया, मतलब डिफरेंस कर दिया, माइनस कर दिया और 2 का कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू इवेल्युएट हो जाता है। x आपका जो वैल्यू आ गया, ये आपका टुडे का वैल्यू आ गया, आज का वैल्यू आ गया मीता का। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पूछा था रीना का, तो रीना का टुडे का वैल्यू बताइए। तो रीना 2x है, तो यहाँ पर रीना 2x है, तो 2x और x का वैल्यू पुट कर देना है, तो 2 × 4 तो 8 years हो जाएगा। इसका मतलब कि जो अभी की जो रीना का एज है वो 8 years है, और मीता का जो एज है वो आपको 4 years है, तो दुगुना हो गया। 15 का आपको बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 8 years। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन एन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट फेल इन हिंदी एंड 52% फेल्ड जो है वो इन इंग्लिश। इफ 70% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट तो द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एक एग्जामिनेशन हुआ है जिसके अंदर 42% जो है, 42% जो हिंदी में फेल हो गए हैं और 52% इंग्लिश में फेल हो गए हैं, और कुछ ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 17% आपको दोनों में फेल हो गए हैं, मतलब कि हिंदी में फेल हो गए हैं और आपको इंग्लिश में भी फेल हो गए हैं। हाँ, तो उस स्टूडेंट का बताना है परसेंटेज, तो पास कितने हुए हैं दोनों, तो दोनों आपको बताना है कि दोनों पास कितने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सपोज करना पड़ेगा लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फॉर एग्जाम। तो एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे थे तो पहले हमको जानना जरूरी है। तो 100% सपोज करेंगे, ठीक है, कि 100% आपका एग्जामिनेशन में प्रेजेंट थे बच्चे, जिसके अंदर आपको फेल हुआ ओनली हिंदी में 42%, इंग्लिश में 52%। ठीक है, और जो 17% जो था वो आपका दोनों में फेल हो गए थे, हिंदी में भी इंग्लिश में। तो हमें पहले आपको हिंदी निकालना होगा कि हिंदी में कितने फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर यही थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात ये था कि जो 70% जो था वहां पर दोनों ही फेल हो गया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हैं जो 42% के अंदर में जो आपको हिंदी में फेल हुए हैं और इंग्लिश में फेल हुए कॉम्बिनेशन, तो वहां से आपको इवेल्युएट करना, छांटना है कि आपको रियल में हिंदी में कौन फेल हुआ है। तो 42 में से 70 आपको माइनस कीजिए तो 25% जो होगा वो आपका हिंदी में फेल हुआ होगा, और इंग्लिश में आप जो था वो 52% दे रखा था क्वेश्चंस में, तो आपको 17 माइनस करेंगे तो आपको 35% आपको ओनली सिर्फ आपको इंग्लिश में फेल शो करेगा। वैसे नहीं तो आपको मिक्सिंग कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ फेल निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेल जो होगा तो 25% हिंदी का फेल्ड हो गया और 35% इंग्लिश का फेल्ड हो गया, और 17% जो था वहां दोनों का फेल्ड हो गया, मतलब हिंदी और इंग्लिश का फेल्ड हो गया। तो ये तीनों का आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको 17% जो आएगा वो फेल्ड वाले स्टूडेंट आपके परसेंटेज में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पास वाले स्टूडेंट का आपका आंसर देना है कितने परसेंट पास हुए दोनों। तो अगर आपको टोटल फेल 77% हो रहे हैं तो 100 में अगर फेल वाले को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा आपका वो आपका पास वाला बचेगा। तो 23% आपका पास हो चुके हैं दोनों में। तो 16 का जो आपका आंसर, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 23%। तो 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days। ठीक है, और 10 चिल्ड्रन टेक्स 14 days कंप्लीट द वर्क, मतलब कि 10 वुमेन जो है 7 दिन में काम को कंप्लीट करता है और 10 बच्चे जो हैं 14 दिन में काम को कंप्लीट करता है वही काम को।
तो हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिन लगाएंगे 5 वुमेन एंड 10 बच्चे को कंप्लीट करने में, काम को, किसी भी काम को कंप्लीट करने में। तो ये क्वेश्चन तो है, सिंपल सा बता दें कि आपको कंप्लीट वर्क, हाँ वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर इजी में कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। इसका 2 मेथड आपको बताऊंगा कि 2 मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं, ये फर्स्ट आपका मेथड है सोल्यूशन का, ठीक है। तो 10 वुमेन आपको दे रखा था कंप्लीट 7 डे में करता है कंप्लीट, और 10 जो बच्चे हैं वो आपको 14 डेज में कंप्लीट करता है। एक वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रन के इक्वल है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि 10 वुमेन जो है वो 7 डे में कंप्लीट कर, तो 10 जो चिल्ड्रन है 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 14 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दुगुना है, इसका मतलब एक वुमेन जो है 2 बच्चे के बराबर काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन, तो वुमेन को हम चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 5 वुमेन है तो 10 चिल्ड्रन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर था, तो 5 वुमेन 10 चिल्ड्रन के बराबर होगा टोटल, जो आपको 20 चिल्ड्रन देखने को मिल जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला होता है कि या तो फिर हाँ m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, तो इसी फॉर्मूला पे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर m1 के जब हम ch चिल्ड्रन को मैंने लिखा है, राइट किया है, तो चिल्ड्रन जो था वो आपको 10 चिल्ड्रन 14 डेज में कंप्लीट कर रहा था, तो 10 चिल्ड्रन 14 डेज में मल्टीपल कर दिया है। 20 चिल्ड्रन कितने डे में वर्क करिए, तो 20 चिल्ड्रन इंटू डी आपको निकालना है, डे निकालना है। तो यहाँ से आपको डी इवेल्युएट हो जाएगा, मतलब डे इवेल्युएट हो जाएगा, 7 डेज में आपका वर्क करेगी। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चंस का। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड आप देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। सेकंड मेथड क्या होता है कि 10 वुमेन कंप्लीट 7 डेज में, 10 वुमेन कंप्लीट 7 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक वुमेन कंप्लीट करेगा 1/7 डेज में, तो 10 वुमेन कंप्लीट करेगा 1/17 डेज में, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड का है, ठीक है, सिंपल वे में। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे का, तो 10 बच्चे कंप्लीट कर रहा है 14 डेज में, तो 1 बच्चे आपको कंप्लीट करेगा 1/14 डेज में, तो 10 बच्चे आपको कंप्लीट करेगा 1/114 डेज में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो 5 वुमेन अपॉन आपको वुमेन में आपका कितना था 1/17 था, तो 5 इंटू 1/70 आपको मल्टीपल कर देना है, तो 5/70 हो जाएगा। और 10 चिल्ड्रन, तो 10 इंटू 1/14 से मल्टीपल कर देना है, तो 10/140 हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो 1/14, और इसको कैंसिल करोगे तो 1/14 आ जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो फाइनली आपको 1/7 आ जाएगा, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 7 डेज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 7 डेज में वर्क कंप्लीट करेगी। 17 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 7 डेज। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच apparatus इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मिल्क को मेजरमेंट करने के लिए, प्योरिटी, मिल्क प्योरिटी को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा हम apparatus का हम यूज करते हैं, वो अब लैक्टोमीटर का हम यूज करते हैं। तो 18 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन इन हिंदी दिवस ऑब्जर्व, तो हिंदी दिवस जो आपको कौन सी टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कुछ अप्रोप्रिएट आपको मीनिंगफुल बताना सेंटेंस का, सेंटेंस जो दे रखा है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वे। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, बोथ। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो बेस्ट कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी विल फील मच बेटर इफ सी। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो आप यहां पर हिंदी भी कर सकते हैं कि सी विल फील मच बेटर इफ सी, इसका हिंदी ये होगा कि बहुत बेहतर होगा यदि वो आराम करे या रेस्ट करे। तो यदि बेहतर होगा यदि वो आराम करे, तो आराम का मतलब गेट सम रेस्ट, गेट सम रेस्ट। तो 21 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 22 का जो आंसर होगा, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मेनी पार्ट ऑफ जापान मोस्ट हाउस आर बिल्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स वुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। जैसे 22 का आप मैं कंफर्म नहीं हूं कि ए होगा कि सी होगा, तो आप इस पे थोड़ा सा आप खुद से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को डील करने के लिए 22 का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स पेस विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कीप आंसर इसका करेक्ट हो जाएगी 23 का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ फॉर द वर्ड ऑफ अबडक्ट। एबीडीयूसीटी का आपको सिनोनिम बताना है। इसका मतलब ये होता है किसी भी गैर कानूनी से उसको पकड़ लेना। गैर कानूनी से पकड़ने को क्या बोलते हैं, किडनैप बोलते हैं। तो आपका 24 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, किडनैप, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्डक्ट जो होता है इसका सिनोनिम यहाँ पर देख सकते हैं, स्नैच भी होता है, किडनैप भी होता है, सीज भी होता है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये आपको एब्डक्ट का सिनोनिम्स का है, इतने सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में किडनैप दे रखा है, किडनैप आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सिनोनिम से क्वेश्चन है। आपको एब्सकॉन्ड का बताना है, ABSCOND का आपको सिनोनिम्स क्या होता है। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि किसी भी स्थान से फरार हो जाना, मतलब भाग जाना, कहीं से भी आप भाग जाना। तो कहीं से भाग जाना, इसका आपको सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, रन अवे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एब्सकॉन्ड ABSCOND का आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आपको सिनोनिम होते हैं, कोई भी आप याद कर लीजिए, सब याद कर लीजिए। डीकैम होता है, फ्ली होता है, स्कैप होते हैं, रन अवे होते हैं, रन ऑफ होता है, बोल्ट होता है, मेक ऑफ होता है, स्किप होता है, फ्लाई होता है, डिसअपीयर होता है। तो आपको ऑप्शन में आपको रन अवे दे रखा था, तो आपका रन अवे, तो 25 का आपको जो आंसर आपका रन अवे आपका करेक्ट हो जाएगी। 25 का जो आंसर आपका होगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपको कंप्लीट हो गया है कॉमन एप्टीट्यूड का 2019 का जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। 1 से लेकर 25 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा और भी ईयर्स का, MSc केमिस्ट्री या फिर MSc फिजिक्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, कॉमन एप्टीट्यूड सबका ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो आप एक बार अच्छे से इसको फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह अपडेट के लिए, आपको फायदे के लिए आपको इस चैनल पे वीडियोस आते रहती है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। जो वैसे स्टूडेंट जो आपके दोस्त होंगे जो कॉमन एप्टीट्यूड का अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और परेशान हैं कि कहां से प्रिपरेशन करें, तो उसको रिकमेंड कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। आपका भी भला होगा, सबका भला होगा और उसका भी अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।